धर्मा प्रोडक्शन की लास्ट 12 में से 10 मूवीज टोटल फ्लॉप थी। ब्रह्मास्त्र और रॉकी रानी की प्रेम कहानी जैसी मूवीज पर कॉर्पोरेट बुकिंग के सीरियस एलिगेशन लगे हुए थे। देखो यार, जहां पर आग होती है वहीं से धुआं उठता हुआ नजर आता है ना। इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं हमें तो नहीं पता है, लेकिन धर्मा प्रोडक्शन की ज्यादातर मूवीज फ्लॉप हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले टाइम में धर्मा प्रोडक्शन बर्बाद हो जाएगा और बर्बाद होकर गायब हो जाएगा। एक टाइम था जब धर्मा प्रोडक्शन एक के बाद एक हिट देता था, लेकिन अब फ्लॉप पे फ्लॉप दे रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि सुहानी ऐसा क्यों कह रही है कि धर्मा प्रोडक्शन बर्बाद हो जाएगा, गायब हो जाएगा। देखो यार, इसके पीछे एक सच है। धर्मा प्रोडक्शन अपनी कंपनी के 55% शेयर्स बेच रहा है। इसको लेकर म्यूजिक कंपनी सारेगामा से बात चल रही है, यानी कि धर्मा प्रोडक्शन पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका है। करण जौहर सड़क पर आ चुके हैं। अब सोचो कि ऐसा क्या हो गया कि भैया अपनी कंपनी के शेयर्स बेचने पड़ रहे हैं करण जौहर को। अब सोचो कि इसके पीछे कौन, यार ये सारी गलतियों का रीजन कौन? ऑब्वियसली करण जौहर। ऐसी कौन कौन सी गलतियां की हैं जिसकी वजह से आज करण जौहर को अपनी ही कंपनी के शेयर्स बेचने पड़ रहे हैं? देखो यार, धर्मा प्रोडक्शन नो डाउट एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस है जिसने टाइम टू टाइम बढ़िया मूवीज दी है। कभी खुशी कभी गम, माय नेम इज खान, एक टाइम के बाद हर किसी जॉनर के लिए, हर किसी जनरेशन के लिए ऐसी ऐसी मूवीज दे जो आज कल्ट, क्लासिक और आइकॉनिक मूवीज में शामिल है। और यही धर्मा प्रोडक्शन की खासियत है कि वो नई नई चीजों में, नए नए जॉनर में हाथ पैर मारता रहता है। रिसेंटली धर्मा प्रोडक्शन ने ब्रह्मास्त्र और किल जैसी मूवीज प्रोड्यूस की हैं। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से टाइम के साथ धर्मा प्रोडक्शन कुछ नया करता रहता है, रिलेवेंट होता है, वो चीज हमेशा उसके लिए सक्सेसफुल होती है। लेकिन पता है क्या है, फिर समय आया जब करण जौहर अपने आप को स्टार किड का मसीहा समझने लग गया। मतलब इसीलिए कहती हूँ कि धर्मा प्रोडक्शन की बर्बादी के पीछे ना खुद करण जौहर जिम्मेदार है। ये बंदा नेपोटिज्म में इतना ज्यादा डूब चुका है कि जब इसके घर में राशन आता होगा ना, तो वो भी नेपोटिज्म के प्रोडक्ट डिलीवर करते होंगे यार। आलिया भट्ट, जानवी कपूर, अनन्या पांडे, लगता है करण को कोई नया चेहरा पसंद ही नहीं आता जब तक कि वो स्टार किड ना हो। हर किसी फिल्म में नेपोटिज्म का तड़का डालकर वो गोल्डन जलेबी बना देता है, लेकिन असल में वो बासी समोसा होता है यार। लेकिन पता ही है, उनकी पहली गलती नहीं है, उनकी दूसरी गलती भी है। वो अपनी फिल्मों पे उन्हें ऐसा लगता है कि लोग इसलिए देखने आते हैं क्योंकि बड़े बड़े स्टार होते हैं उनकी फिल्मों में, बड़े बड़े सेट होते हैं। जब वो अपनी फिल्मों का प्रोडक्शन करते हैं ना, तो पानी की तरह पैसा बहाते रहते हैं, उस पर लगाम लगाना भूल जाते हैं। इसीलिए कलंक जैसी मूवीज पर जब वो पैसा बहा रहे थे तो बजट पर लगाम लगाना भूल गए थे और वो मूवी सुपर डुपर फ्लॉप हो गई थी। उस मूवी की कहानी जीरो के बराबर थी, जिसकी वजह से वो मूवी फ्लॉप हो गई। उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि किल के कुछ स्टार्स ने पूरी फिल्म के बजट के बराबर फीस मांग ली थी। सोचो, लाइगर जैसी फिल्म बनी थी, करण ने सोचा था कि साउथ के एक्टर को ले आओ तो बॉलीवुड की लॉटरी लग जाएगी। वैसे तो वो मूवी पहले ही बर्बाद हो गई थी जब उसमें अनन्या पांडे को कास्ट किया गया। उस मूवी का बजट 125 करोड़ के आसपास था, लेकिन मूवी की कमाई सिर्फ 20 करोड़। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि धर्मा प्रोडक्शन को टाइम के साथ किस तरीके से लॉस हुआ है। इनफैक्ट लाइगर के साथ साथ हमारे पास और भी एग्जाम्पल है। और इसी के साथ साथ रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को ही देख लो। ये एक ऐसी फिल्म थी जैसे नौटंकी का महाकुंभ लग गया हो यार। करण जौहर ने डांस, ड्रामा, मतलब जो जो उन्हें मिला, बड़े बड़े स्टार और बड़े बड़े सेट, सारी चीजें इस फिल्म में डाली। लेकिन उसके बावजूद भी इस फिल्म पर कॉर्पोरेट बुकिंग के सीरियस एलिगेशन लगे थे। शायद इसी वजह से हमें नहीं पता कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की है और आज करण जौहर को अपनी कंपनी के शेयर्स बेचने पड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, नतीजा यह है कि धर्मा प्रोडक्शन का रेवेन्यू साल 2022 और 23 का 1044 करोड़ रुपए था, जिसमें से प्रॉफिट सिर्फ 10.69 रुपीज था। आप अंदाजा लगा सकते हैं, 10.69 रुपीज। जबकि सारेगामा ही धर्मा के शेयर्स खरीद रहा है, जिसका साल का 790.3 करोड़ रुपए रेवेन्यू था, जिसका प्रॉफिट 185.1 करोड़ रुपए है। मजे की बात पता है क्या है यार, करण जौहर अपने कंपटीशन को भी नहीं देखते हैं। YRF उनका सबसे बड़ा कंपटीशन है और उनकी सबसे बड़ी हिट पठान थी, जिसका लास्ट कलेक्शन इंडिया से 525 करोड़ रुपए था और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1000 करोड़ से ज्यादा का था। इतना ही नहीं, YRF ने अपने पिछले कुछ सालों में टाइगर और टाइगर जिंदा है और फिर सुल्तान जैसी बड़े कमर्शियल हिट्स दी हैं। और इसके साथ साथ मेडॉग फिल्म्स 3 ने बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। अब तुम खुद अंदाजा लगा सकते हो कि धर्मा अपने कंपटीटर से कितना पीछे छूटता जा रहा है। यही कारण है कि अभी करंटली कोई भी बड़ा सुपरस्टार धर्मा के साथ काम करने में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। वहीं दूसरी ओर YRF के साथ सलमान है, शाहरुख है, रणवीर सिंह है, रणवीर कपूर, हर कोई YRF के साथ फिलहाल काम कर रहा है।
देखो यार, मैं लास्ट में बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हम जब धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म देखते हैं तो हमारे एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी बहुत हाई हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी करण जौहर की प्रोड्यूस की हुई बड़ी बड़ी मूवीज देख चुके हैं। तो अब करण जौहर को ये तय करना पड़ेगा कि भाई वो हमें दिखाना क्या चाहते हैं। सबसे पहले अपनी मूवीज में उन्हें कहानी पर काम करना पड़ेगा, उसके बाद बड़े नामों पर ध्यान देना पड़ेगा। ग्लैमर की चमक धमक और ये सारी चीजों पर कितना ध्यान देना, ये सब इनको थोड़ा छोटा किया जा सकता है। ये चैलेंज सबके सामने आता है। एक अच्छा थिएटर एक्सपीरियंस भी देना है और एक अच्छी हिट फिल्म भी देनी है। अगर उसमें सारेगामा का भी पैसा लगाना है तो फिर अकेले तो वो सारे फैसले नहीं ले पाएंगे। तो फिर क्या होगा करण जौहर का? तो क्या भैया सच में अब उनका समय आ गया है कि करण चाची को अब सिर्फ कॉफी विद करण ही करते रहना चाहिए? बताना जरूर कमेंट करके। मैं मिलूंगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। तब तक तुम फिल्मी चैट गर्ल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना।